हाफ एनकाउंटर ये शब्द पिछले कई दिनों से चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले एनकाउंटर को सबसे पहले हाफ एनकाउंटर कहा। अब इस पर यूपी एसटीएफ के चीफ का जवाब आया है। एक एक डिटेल के साथ ये बात समझाई गई है कि पुलिस गोली कहां मारती है, किसे किस सिचुएशन में गोली मारना पड़ता है। तो यूपी में सुर्खियां बटोर रहे हाफ एनकाउंटर का पूरा सच एक्चुअली क्या है, ये रिपोर्ट बता रही है। असला है सर, इसके हाथ में असला सर। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर। एसटीएफ को बड़े अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है जो खूंखार हैं, पुलिस से फायर कर देते हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके हैं। यूपी में गोली चलती है और नामी गिरामी बदमाश लंगड़ाने लगता है। क्या यह हाफ एनकाउंटर है? असला है सर, इसके हाथ में असला सर। योगी की पुलिस गोली मारती है तो कुख्यात आरोपी व्हील चेयर पर आ जाता है। क्या यह हाफ एनकाउंटर है? फर्जी एनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के, गोली मार दीजिए। केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। क्या अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिए। हाफ एनकाउंटर जैसा कि सुनने से किसी को भी समझ आ जाएगा। ऐसा एनकाउंटर जिसमें आरोपी को मारा नहीं जाता बल्कि उसे घायल किया जाता है, जैसा कि इन 5 तस्वीरों में हुआ। शामली में 50,000 का इनामी बदमाश जिंदा पकड़ा गया। कुशीनगर में 25,000 के इनामी मुस्तकीम को नकली नोटों के फर्जीवाड़े में एनकाउंटर के बाद धर लिया गया। गाजियाबाद में पकड़े गए वसीम और कबीर की लूटपाट की घटनाओं को लेकर लंबे टाइम से तलाश थी। फतेहपुर में लुटेरे के पैर में पुलिस ने गोली मारी और फिर अस्पताल पहुंचाया। और आजमगढ़ में गोकशी के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की नजर में यह सब एनकाउंटर ही है, जबकि अखिलेश यादव ऐसी मुठभेड़ को या तो हाफ एनकाउंटर की संज्ञा देते हैं या फिर फर्जी एनकाउंटर। अखिलेश किसे फर्जी बताएंगे और किसे हाफ एनकाउंटर, इसे आरोपी के सरनेम के आधार पर डिसाइड करते हैं, जैसा कि मंगेश यादव को लेकर हुआ, मोहम्मद जाहिद को लेकर हुआ। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। यूपी में हर तरह में एक इनामी बदमाश ढेर हो रहा। ये अपराधियों से निपटने का योगी का अपना ही स्टाइल है। इसे लेकर जब भी यूपी और यूपी के बाहर उनकी तारीफ होती है तो अखिलेश यादव को बहुत दर्द होता है। वो कितना बड़ा डकैत है, कितना खतरनाक तस्कर है, उस गैंगस्टर का क्राइम रिकॉर्ड क्या है, उस माफिया की गुंडागर्दी कितनी चरम पर थी और वो रेपिस्ट कितनी बेटियों के लिए खतरा बन सकता है, ये जाने बगैर अखिलेश यादव नैरेटिव सेट करते हैं। असला है सर, इसके हाथ में असला सर। ये फैक्ट भी वो नहीं बताते कि योगी की पुलिस जब भी गोली चलाती है तो सारा फोकस अपराधी को पकड़ने पर रहता है। उसे सरेंडर का मौका दिया जाता है, हथियार फेंकने की चेतावनी दी जाती है, मगर जब वो नहीं मानता तो फिर जरूरत के मुताबिक उसका हिसाब किताब किया जाता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे
ये माफियाज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। योगी सरकार में ऐसे 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं जिन पर अखिलेश यादव एतमाद नहीं करते। दूध का दूध सामने आ सके, इसके लिए कई केसों की जांच होती रहती है। एनकाउंटर सही है या गलत, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच बिठाई जाती है। जो रिपोर्ट तैयार होती है वो शासन प्रशासन को भेजी जाती है और फिर एनकाउंटर फेक पाया गया तो दोषी पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया जाता है। सुल्तानपुर डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर की इसी तरह जांच होगी। 15 दिनों के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। योगी सरकार में ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। सवाल इसलिए भी क्योंकि इतने एनकाउंटर पहले सुने नहीं गए थे। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 12,964 एनकाउंटर किए, जिसमें 27,117 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 207 मारे गए। इन एनकाउंटर्स में 1,601 पुलिसकर्मी घायल हुए, 17 वीर गति को प्राप्त हुए। अगर ये एनकाउंटर फेक होते तो क्या पुलिस कर्मियों की मौत और उनके घायलों का आंकड़ा इतना ज्यादा होता? इसे समाजवादी पार्टी नजरअंदाज कर रही है और योगी की इमेज पर सवाल उठा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। कुशीनगर में व्हील चेयर पर बैठे इन आरोपियों का गुनाह यह है कि इन्होंने फर्जी नोट बनाकर इंटरनेशनल तस्करी की। इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ा मोहम्मद रफी उर्फ बबलू भी शामिल है। अब उसकी इमेज अखिलेश यादव के साथ है, क्या ये सोचकर पुलिस उसे छोड़ देगी? कानपुर में लंगड़ाते हुए चलने वाला मुकेश चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने इसे घेर कर दबोच लिया। लुटेरा मुकेश समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का करीबी है, तो क्या इस बिना पर उसे रियायत दे देनी चाहिए? और एटा के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और 25,000 के इनामी पुष्पेंद्र को एसटीएफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करती है, तो क्या इसे भी हाफ एनकाउंटर कहा जाए? वाइटल पार्ट्स पे गोली तभी चलाई जाती है जब कोई और विकल्प ना हो तथा जब हमलावर अत्यंत आक्रामक हो रहा हो तथा पुलिसकर्मियों की जान लेने पे उतारू। याद कीजिए, जिस विकास दुबे एनकाउंटर पर खूब हो हल्ला मचा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई जांच टीम ने कुछ भी गलत नहीं पाया। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी जांच आयोग की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई। ये भी गौर करने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ के शुरुआती 3 सालों के 74 एनकाउंटर की जांच हुई थी, जिसमें पुलिस पर कोई भी सवाल नहीं उठे। योगी आदित्यनाथ को नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यूपी को भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस को एक लिमिट तक पावर दे रखी है। एनकाउंटर किसका होगा, कब होगा, यह जाति देखकर तय नहीं होता, लेकिन यह मैसेज एकदम क्लियर है कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी की इस मुहिम में सबसे ऊपर है एसटीएफ की टीम। वही ज्यादातर केस को लीड करती है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम भी इसका हिस्सा होती है। लोकल पुलिस भी ऐसे ऑपरेशन को पूरा करने में अहम रोल निभाती है। यूपी पुलिस जब भी किसी अपराधी को घायल करती है तो उसकी 2 तरह की तस्वीरें आती है, या तो लंगड़ाते हुए या फिर व्हील चेयर पर, और जो मारा जाता है उसकी तस्वीर रिलीज की जाती है। जब कोई खतरनाक अपराधी कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग करती है। जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, इस दौरान वो बचने के लिए भागता है, पुलिस टीम पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाई जाती है। दोनों ही तरह के एनकाउंटर में अपराधी के घायल होने और मारे जाने की संभावना बनी रहती है। यूपी एसटीएफ टीम के चीफ अमिताभ यश दावा करते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनके पैटर्न में बदलाव आया है, इसीलिए अपराधियों को पकड़ने में ज्यादा कामयाबी मिल रही। एसटीएफ का कार्य बड़े माफिया गैंग्स को नेस्तनाबूद करना, एंटी डकैती ऑपरेशंस करना,
एंटी नारकोटिक्स, एंटी किडनैपिंग ऑपरेशंस करना, इसके अलावा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्य करना रहा है। और 1998 में जब से एसटीएफ का सृजन हुआ है तब से लगातार एसटीएफ ये काम करती आ रही है। अभी पिछले कुछ वर्षों में एसटीएफ ने अपनी टैक्टिक्स में, अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो बात सिर्फ एनकाउंटर की नहीं बल्कि नैरेटिव की है और इस पर अखिलेश सियासत फुल ऑन कर रहे हैं, पुलिस टीम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये बात भी सब जानते हैं कि मुलायम सिंह की 2002 से लेकर 2007 की सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। देश के मठों मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर रखने की मांग जोर पकड़ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मंदिरों का बही खाता क्लियर है, इसलिए सनातन बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है। वहीं वक्फ बिल को लेकर जारी सियासत को लेकर हैदराबाद वाले भाईजान ने नया हिसाब किताब दिया है। इसके जरिए वो मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी गिना गिना कर विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। यह बात अलग है कि ओवैसी साहब के डेटा पर भरोसा पता नहीं कितनों को। आज बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें देखेंगे आप राम मंदिर का ट्रांसपेरेंसी मॉडल क्या वक्फ वालों को कबूल है। सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे। शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है। देश के कोने कोने से सनातन के ध्वजवाहकों की एक ही मांग है कि अब हिंदू मंदिरों को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। खासकर तिरुपति के बालाजी मंदिर में प्रसाद वाले विवाद के बाद तो ये डिमांड और मुखर तौर पर सामने आ रही है। हिंदू संगठनों की मांग है कि सरकार को मंदिरों का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। हिंदू मंदिरों पर हिंदू समाज का नियंत्रण हो। मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। हमने सरकार से भी बात की है और हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से जिसे स्नेह होगा। हम तो सरकार से भी कहेंगे तो शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए, ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी। जगत गुरु राम भद्राचार्य और बागेश्वर सरकार जैसे सनातन के पुरोधाओं की इस मांग के पीछे की वजह बड़ी है। क्या है वजह, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले वक्फ बोर्ड बिल पर जारी सियासत पर हैदराबाद के भाईजान का ताजा बयान सुन लीजिए। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी मुंबई में थे। इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव है, नजर वोट बैंक पर है, तो इसी तरह के बयान की उनसे उम्मीद भी है।
लेकिन संत समाज, जिन्हें न तो सियासत से कुछ लेना देना है न ही सांसारिक मोह माया से, तो सवाल है कि वो क्यों हिंदू बोर्ड की मांग कर रहे हैं। संतों की इस डिमांड की वजह समझने के लिए आपको अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर के हिसाब किताब को समझना पड़ेगा। इसी साल 22 जनवरी को प्रभु राम अपने इस विशाल मंदिर में विराजमान हुए। तब से हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा राम भक्त दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं और दिल खोलकर दान दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में अलग अलग माध्यमों से करीब 5500 करोड़ का दान मिला। पिछले 1 साल में दान और ब्याज को मिलाकर 400 करोड़ रुपए दान में आए। इसमें विदेश से करीब 15 करोड़ रुपए का दान भी शामिल है, जबकि 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना का चढ़ावा भी आया। अयोध्या आने वाले राम भक्त दर्शन के बाद दिल खोलकर दान भी करते हैं। राम जन्मभूमि सेवा केंद्र के दान काउंटर पर यह चढ़ावा अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जो राम भक्त होते हैं वो कचहरी के पास ट्रस्ट कार्यालय में भी दान करते हैं। मंदिर में भी दान पत्र बनाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी दान किया जाता है। दान के एक एक पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है। अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साईं बाबा से लेकर माता वैष्णो देवी के मंदिर तक, हिंदू आस्था के देश में जितने भी बड़े केंद्र हैं वहां हर साल अरबों में चढ़ावा आता है। उन सब का बाकायदा हिसाब किताब है। लेकिन संत समाज की दलील है कि देश में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों पर सरकार का कंट्रोल है। यही बात हिंदुओं को खटकती रही है। चर्च और मस्जिद के संचालन के लिए बने बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। चर्च और मस्जिद अपनी कमाई से धार्मिक संस्थान चलाते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मंदिर अपनी कमाई से खुद पुजारी को वेतन नहीं दे सकता और सरकार इससे होने वाली कमाई दूसरे कामों पर खर्च करती है। यही वजह है कि संत समाज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि या तो सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करे या फिर सनातन बोर्ड बनाए। ये मठ मंदिरों को सरकारें नहीं चलाती, संत चलाते हैं, ब्राह्मण चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आदतपत्र संतों को होना चाहिए। सरकारें अपना आदतपत्र हटाएं, और अगर नहीं हटाती हैं तो जो जिस प्रकार से मठ मंदिरों में है वो मस्जिदों पर भी होना चाहिए सरकारी हस्तक्षेप। हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का यह काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातन को और अधिक शक्तिशाली करना पड़ेगा। आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें हो रही हैं, और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। हिंदू मठ मंदिर के संचालन के लिए अभी सनातन बोर्ड नहीं है। बावजूद इसके मंदिर का सारा हिसाब किताब क्लियर है, सब कुछ सार्वजनिक है, ट्रांसपेरेंसी पर कोई सवाल ही नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि 6 दशकों से वक्फ की संपत्ति की देखरेख के लिए देश में जो बोर्ड चल रहा है उसके तहत आने वाली संपत्ति के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते रहे। हालांकि ये बात अलग है कि ओवैसी साहब वक्फ प्रॉपर्टीज पर नया डेटा लेकर आ गए हैं और लगे हाथ देश के मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी गिना गिना कर विरोधियों पर निशाना साधने लगे हैं। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी से नया सवाल खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड बिल पर जिस जेपीसी में चर्चा हो रही है उसके कमेटी के मेंबर के तौर पर निशिकांत दुबे ने अध्यक्ष जगदंबिका पाल को यह चिट्ठी लिखी है। इसमें 1,55,00,000 की संख्या में आए फीडबैक में उन्हें साजिश नजर आ रही है। फीडबैक में वक्फ बोर्ड बिल को रद्द करने की मांग है। बीजेपी सांसद को इसके पीछे उन्हें कट्टरपंथी संगठनों, भगोड़े, कट्टरपंथी जाकिर नाइक जैसे लोगों के साथ आईएसआई और चीन जैसी विदेशी ताकतों की भूमिका का शक है।
इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय से पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।